हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 आने वाली है। तो 2022 के रसायन विज्ञान का जो पेपर है वो सेट 1 हल कराया गया है आज। तो ये है आपका स्क्रीन पर, ये आपका पेपर है। देखिए, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के प्रारूप के अनुसार रसायन विज्ञान सेट GH1 का पहला ये प्रश्न पत्र है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से है। ये है आपका समय 3 घंटे, पूर्णांक आपका 70। बताया गया प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। तो ये आपका निर्देश है। निर्देश के बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन पर सीधे। चलिए, ये है आपका पहला क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपके आ गया। ये आपका क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति एकक कोष्ठका में 2 परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है। कुल संख्या होती है, ये आपको ऑप्शन में बताने हैं कि कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है। इसका ऑप्शन बी है, बी सही है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन है आपका 400 ml ब्लेंड में 7 ग्राम NaOH घोला हुआ है। तो ब्लेंड की ब्लेंड की मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ब्लेंड की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। तो बताना है कि ब्लेंड की मोलरता कितनी होती है। तो आपका ब्लेंड दिया हुआ है 400 ml, विलेय है 7 ग्राम और NaOH का जो अणुभार आप निकालेंगे वो कितना होगा, 40। तो देखिए, ये आपको लगा करके बताया गया है कि विलेय का भार 40 ग्राम है, विलेय का अणुभार विलेय का जो भार है वो 9 ग्राम है और विलेय का अणुभार 40 ग्राम है। तो ब्लेंड के मोलरता बराबर होते विलेय का भार बटे अणुभार। ये अगर आप सूत्र लगाएंगे तो आपका आएगा 0.437 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये आपका आंसर सही है। तो कौन सा आंसर सही है, पहला वाला। ठीक है, ये आपका, तो पहला वाला आंसर आपका सही है। ये आपका आंसर, ये पहला वाला सही है। ठीक है, ये आंसर आपका सही है। ठीक है, कितना है, 0.437। ठीक है, मोल प्रति लीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन, प्रथम कोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो प्रथम कोट अपक्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई है वो पहला है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। ठीक है, तो आपका ये आंसर आपका पहला वाला सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये जल अपघटन पर बेंजेमाइड क्या देता है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जल अपघटन पर बेंजेमाइड क्या देता है। तो बेंजेमाइड क्या देगा, बेंजोइक एसिड देगा। क्या देगा, बेंजोइक एसिड। ये आपका ऑप्शन ये सही है, बेंजोइक एसिड। कैसे देता है वो देखिए आप क्वेश्चन में। ये देखिए, CH5CONH ये अपक्रिया करेगा तो CH5COH देगा, तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही है, बेंजोइक एसिड। जो दूसरा ऑप्शन है वो सही सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि RNA में क्या उपस्थित है, मतलब कौन सा क्षार उपस्थित होता है। ठीक है, तो इसमें यूरेसिल होता है, थायमिन नहीं होता। तो जहाँ थायमिन होगा वो क्या होगा, वो
थायमिन आरएनए में अनुपस्थित होता है, तो थायमिन जहाँ नहीं होगा वो होगा, ये है आपका ये चौथा ऑप्शन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आपका ये सही है, चौथा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये क्वेश्चन है आपका, सिल्वर सीसीपी जालक बनाता है, इसमें क्रिस्टलों की एक एक्स किरण अध्ययन द्वारा पता चलता है कि एकाक कोशिका की कोर की लंबाई 408.6 pm है। तो सिल्वर के घनत्व की गणना करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना। चलिए अब आंसर देखिए क्या है इसका। ये आपका सूत्र लगेगा, घनत्व D बराबर Z/m/ ये क्यूब इंटू EN ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होगा, देख लीजिए। इसका आंसर आएगा 10.50। ठीक है, ये फिर से देख लीजिए आंसर एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं? फिर कह रहा है कि विलय के वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के आपेक्षिक अवनमन के बीच संबंध क्या है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसका क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये भी है, वही क्वेश्चन है। तो ये अब आपको लिखना है कि किसी विलायक का वाष्प दाब के अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, तथा राउल्ट के नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयन के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके इम्पोर्टेंट्स हैं। तो विलेय के मोल और फिर विलायक के मोल की संख्या। ठीक है, ये है, समझ में आए? तो ये अगर आप लिखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। तो देखिए यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव को भी समझाया गया है। ये देखिए, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, यदि अर्ध सेल अपक्रिया में प्रयुक्त सभी आयनों के सांद्रता इकाई तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा दाब 1 वायुमंडल हो तो इलेक्ट्रोड विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? चलिए अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या है? देखिए ये वह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसमें हाइड्रोजन गैस का दाब 1 वायुमंडल तथा विलयन में H+ आयनों की सांद्रता 1 मोल हो तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, इसके लिए इसके इलेक्ट्रोड विभव को स्वेच्छा से क्या माना जाता है? 0 माना जाता है। यानी हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव हाइड्रोजन का कितना है? 0 है। ठीक है, ये समझ आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की आगे लेते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत अपवहन की उपयोगिता लिखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विद्युत अपवहन की उपयोगिता लिखिए। तो देखिए ये है आपका विद्युत अपवहन। विद्युत अपवहन प्रक्रम को तीव्र करने हेतु विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। वह प्रक्रम विद्युत अपवहन कहलाता है। विद्युत अपवहन क्रिया द्वारा कम समय में कोलॉइड को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना संभव है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनित अशुद्धियाँ तीव्रता से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगती हैं। यद्यपि इस प्रक्रम के द्वारा अचालक अशुद्धियों जैसे अल्कोहल, शक्कर आदि के पृथक्करण को तीव्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अशुद्धियाँ विद्युत धारा के द्वारा प्रभावित नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टाइकियोमेट्री दोषों को सचित्र समझाइए। तो पहले आपको दोष ही जानना है कि दोष क्या है। स्टाइकियोमेट्री दोष पहले देखना है, ये आपका दोष है। किसी क्रिस्टल में जब धनायनों तथा और ऋणायनों का अनुपात रासायनिक सूत्र के अनुरूप होता है तो ऐसे क्रिस्टलों को स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल कहते हैं।
यदि क्रिस्टल में धनायनों तथा ऋणायनों द्वारा अपने अपने उचित बिंदुओं से विचलन के फलस्वरूप छोड़ी गई रिक्तिकाओं की संख्या समान हो तो इस क्रिस्टल को इसका स्टाइकियोमेट्री में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस कारण ऐसे दोषों को स्टाइकियोमेट्री अपूर्णता कहते हैं। ये दोष उच्च ताप के कारण आयनों के तापीय कंपनों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इन्हें आंतर या अथवा ऊष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। देखिए तो स्टाइकियोमेट्री अपूर्णता के दो प्रकार के दोष होते हैं। पहला है फ्रैंकल दोष और दूसरा है शॉटकी दोष। तो आपको दिखाया जा रहा है फ्रैंकल दोष, ये आपका फ्रैंकल दोष है ऊपर वाला जो बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? ZNS AgCl, ये आपका फ्रैंकल दोष है। और शॉटकी दोष में देखिए ये है आपका, ठीक है। ये चित्र आपको दिखाना होगा, चित्र आपको बनाना होगा। चित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर से देख लीजिए। ये स्टाइकियोमेट्री दोष दो प्रकार के होते हैं, एक है फ्रैंकल दोष द्वारा और एक है शॉटकी दोष, है ना। दोनों दोषों को आपको देखना होगा। अगला देखिए कह रहा है एक दंतोर लिगेंड को उदाहरण सहित समझाइए। एक दंतोर लिगेंड को उदाहरण सहित आपको समझाने हैं। देखिए ये देखिए, ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है एक दंतोर लिगेंड कहलाते हैं, जैसे एक्वा यानी जल। एस्टो उदासीन एक दंते लिगेंड है। F- आयन यानी फ्लोराइडो ऋणायनिक एक दंती लिगेंड है तथा NO+ नाइट्रोसिलियम धनायनिक एक दंती लिगेंड है, ठीक है। चलिए समझ में आई बात। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है, तो ये आपको आने के चांसेस ज़्यादा है 23 में, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला देखिए, अगला कह रहा है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की संरचना में अंतर बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ग्लूकोज की संरचना और फ्रक्टोज की संरचना में तो अणुसूत्र में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसका दोनों का सूत्र C6H12O6 ही है। लेकिन इसके ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना में अंतर है। वो अंतर देखिए क्या है आपका, ये है अंतर। देखिए अणुसूत्र तो आपके दोनों दिए गए हैं, C6H12O6 ही है। ग्लूकोज में दिया गया है CHO एक समूह है और यहाँ पर OH समूह कितने हैं? 5 OH समूह है, एक CHO समूह है। यहाँ पर देखिए एक कार्बोनिल समूह है, CO समूह जुड़ा हुआ है और इसमें एक CHO समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फ्रक्टोज है आपका। ये देखिए ये जो दिखाई दे रहा है वो दाईं तरफ आपका फ्रक्टोज है और बाईं तरफ आपका ग्लूकोज है। ऊपर नाम लिख करके आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये संरचना है, इन संरचना को अगर बनाने को आएगा तो आप इस तरह से बना करके दर्शाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो मात्र ये कार्बोनिल समूह का इसमें जो है वही अंतर होता है, बाकी तो अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन संरचना सूत्र इसके भिन्न भिन्न होते हैं, ये आपको याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन, एक सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर में आता है। जब भी पूछा जाएगा 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है।
तो देखिए इसका आंसर ये है आपका Zn प्लस Cu2 प्लस यानी कॉपर आयनित हो जाता है जलीय विलयन में Zn2 प्लस प्लस Cu। तो मानक गिब्स ऊर्जा बराबर आप ये लिखेंगे डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो एन बराबर 2 एफ इक्वल टू 9650 सी ई नॉट इक्वल टू आपको दिया ही है, इलेक्ट्रोड भी हो दिया गया कितना 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका उत्तर आएगा कितना -212,300। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से देख लीजिएगा क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। वैद्युत कण संचलन तथा अस्कंदन में, तो वैद्युत कण संचलन क्या है और अस्कंदन में, तो बारी बारी करके देखो। पहला है विद्युत कण अस्कंदन। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों का इस प्रकार इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन कहलाता है। ठीक है, यानी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों के इस प्रकार इलेक्ट्रोड के गमन को क्या कहते हैं? विद्युत कण संचलन कहते हैं। और अस्कंदन क्या है? तो ये विद्युत कण संचलन है। और हम फिर आपको इसका आगे वाला वीडियो, जो अगला प्रश्न है, वो हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार।